Hello students, warm greetings and welcome to all of you in online classes of Sri Raghunath Senior Secondary School, Lakshmangarh. Today we are going to start chapter number 1 and the name of chapter is the solid state. The solid state. Before knowing solid state, we have to must learn about matter. सॉलिड स्टेट के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि मैटर क्या होता है. व्हाट इज मैटर? वेरी सिंपल इसका अपन मीनिंग है कि दो थिंग विच हैज ए डेफिनेट मास एंड ऑक्यूपाई देयर ओन स्पेस इज नोन एज मैटर. वह वस्तु जो अपना एक निश्चित मास रखती है तथा जो अपना एक निश्चित स्थान घेरती हो उसे ही हम मैटर कहते हैं. तो अब हमारे सामने या हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इस नेचर के अंदर क्या क्या मैटर है और क्या मैटर नहीं है. तो इसका सिंपल सा आपके आंसर दिमाग आपको ध्यान में रखना है कि एवरीथिंग इज मैटर इन नेचर. इस प्रकृति के अंदर जो कुछ भी है वो सभी मैटर है. लाइक फॉर एग्जांपल चौक. चौक इज ए एग्जांपल ऑफ मैटर. चौक एक मैटर है क्योंकि ये देखिए आप इसका एक निश्चित क्या होगा मास है. समझने के लिए आप वेट कह सकते हैं इसका निश्चित वेट होगा और जब ये कहीं पर रखी जाएगी तो ये अपना स्वयं का एक निश्चित स्थान घेरेगी, ऑक्यूपाई करेगी. इसलिए किस कैटेगरी में आती है? मैटर. आपकी बुक्स मैटर है, चेयर और टेबल्स मैटर है. तो इस नेचर के अंदर जो कुछ भी है वो सब क्या है? मैटर है. तो सबसे पहले तो हमने क्या जाना मैटर क्या होता है, इसका मीनिंग हम अच्छे से समझ लिए. इसके बाद हमें मैटर के फॉर्म्स के बारे में समझना है. आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मैटर हैज 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स. मैटर की 3 प्रकार की फॉर्म है. कौन कौन सी फॉर्म्स है आप पढ़ के आए थे क्लास में? पहला जो फॉर्म कौन सा है? सॉलिड. सेकंड आपका है लिक्विड एंड थर्ड इज तीसरा कौन सा आपका है? गैस. ये मैटर की 3 फॉर्म्स है. तो मैटर के बारे में हमने क्यों जाना? देखिए आप जैसे आपने मैटर के बारे में जाना तो आप देखिए सॉलिड क्या है? मैटर का एक स्टेट है. या दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं? सॉलिड क्या है? मैटर का एक फॉर्म है. तो अब आप समझ आ रहा द सॉलिड स्टेट को पढ़ने से पहले हमें मैटर को क्यों समझना जरूरी था. अब देखिए आप इसके अंदर कि जितने भी जो सॉलिड के बारे में जितनी प्रकार की जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट के अंदर प्राप्त करेंगे. आपने 11th क्लास में भी इनके बारे में जो है जानकारी प्राप्त की लेकिन उनका भी ब्रीफ था. आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो सॉलिड स्टेट के बारे में है और अब हम इसके मेन टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं और सॉलिड के बारे में कंप्लीट जो जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है वो आप इस फर्स्ट चैप्टर में प्राप्त करेंगे. अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ सॉलिड या सॉलिड स्टेट. मीनिंग ऑफ सॉलिड और सॉलिड स्टेट एक ही बात. सॉलिड का क्या अर्थ होता है? सॉलिड स्टेट क्या है? देखो आप इजीली आपको समझ आएगा. इट इज ए फॉर्म ऑफ मैटर. वी कैन आल्सो से इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर. ये सॉलिड का एक स्टेट है या एक फॉर्म है. कैसा फॉर्म है? कंप्लीट करते हैं इसको कि इट इज ए state of matter in which
constituent particles are arranged with strong intermolecular forces। जितने भी constituent particles होंगे सॉलिड के, वो सारे के सारे आपस में अत्यधिक मजबूत बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होंगे। यदि ऐसा कहीं पर भी होता है तो वो किस नाम से जाना जाता है? सॉलिड के नाम से। सिंपल हो गया। स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड और बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज नोन एज मैटर। सॉरी, इज नोन एज सॉलिड और सॉलिड स्टेट। इसी को क्या कहेंगे? सॉलिड स्टेट कहेंगे। अब देखिए आप, ये आपने सब मीनिंग कभी सुना है या समझा है। अब आपके अभी इस मीनिंग के अंदर एक वर्ड और यूज हो गया है और वो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या वर्ड यूज हुआ है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब हमें सबसे पहले ये आपको बताना है कि, क्योंकि ये वर्ड आपके बार बार यूज होगा, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? देखिए आप सिंपल लैंग्वेज में आप यदि इसको समझना चाहें तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग्स जिन जिन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है वो उसका क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। आपके क्लासरूम की बात करें तो आपसे कोई पूछे कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, तो आप तुरंत बोल दोगे चेयर है, टेबल है, स्टूडेंट खुद है, जो है स्टोन जो दीवार पे रखा हुआ है, फैन है। दीज आर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ क्लास। लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर केवल 3 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंक्लूड किए जाते हैं। पहला आपका कौन सा होगा? एटम्स। सेकंड कौन सा होगा आपका? आयंस। थर्ड कौन सा हो सकता है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। These are the constituent particles in chemistry। केमिस्ट्री में ही constituent particles होते हैं। क्या मतलब हुआ कि केमिस्ट्री के अंदर के हिसाब से यदि कोई भी मैटर मिलकर यदि बना हुआ है तो वह तो एटम से मिलकर बना हुआ है, या आयन से मिलकर बना हुआ है, या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, या इन दोनों में से किसी एक से मिलकर बना हुआ है, या तीनों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं ये भी एकदम क्लियर हो गया। तो अब हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ सॉलिड। अब देखिए आप, इसके बाद सेकंड नंबर जो पढ़ेंगे पॉइंट वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। सेकंड पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड या सॉलिड स्टेट। सॉलिड या सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सॉलिड स्टेट को दूसरे स्टेट से, गैस और लिक्विड से सेपरेट करती है, या दूसरे शब्दों में केवल और केवल इसी में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती हो, उसके बारे में अपन को जानना जरूरी है। तो देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स की अपन बात करें सॉलिड की, तो जो इंपॉर्टेंट है इसको मोर कॉन्क्रीट कैरेक्टर्स कहेंगे, मोर कॉन्क्रीट कैरेक्टर्स। वो कौन कौन से सॉलिड स्टेट के? देखिए आप फर्स्ट देखिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड है तो उसका पहला जो कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा? सॉलिड्स हैव a definite shape, volume and mass। यदि सॉलिड है तो उसका क्या क्या? शेप, वॉल्यूम और मास जो होगा वो क्या होगा? डेफिनेट होगा, फिक्स हो गया। ये उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आप देखिए इसके अंदर कि यदि कोई थिंग्स या ऑब्जेक्ट
सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो अभी अपने परिभाषा में पढ़ा है क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव वेरी शॉर्ट स्पेस बिटवीन ईच अदर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच के जो अंदर जो स्पेस होगा, जिसको अपन वॉइड बोल रहे हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या होगा, इंटरस्पेशियल स्पेस, जो आगे काम आएगा आपके। तो ये जो स्पेस होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो अत्यधिक कम होगा। तो सेकंड कैरेक्टर क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव वेरी शॉर्ट स्पेस बिटवीन ईच अदर। एक दूसरे के बीच में बहुत ही कम स्पेस होगा। तीसरा जो इसका कैरेक्टर्स होगा, थर्ड कैरेक्टर जो अपन बात करेंगे वो देखिए आप, इसका जो थर्ड कैरेक्टर है वो आपकी इसी डेफिनेशन से आएगा या मीनिंग से आएगा। क्या पढ़ा था आपने मीनिंग में कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बॉन्डेड होते हैं। तो इसका एक कैरेक्टर बन जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड विद या हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही मजबूत बंध द्वारा या बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए होंगे। इसका क्या हो जाएगा, थर्ड कैरेक्टर हो जाएगा। सेकंड कैरेक्टर हमने क्या पढ़ा, दोबारा रिपीट कर देता हूं। सेकंड कैरेक्टर हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स have very short distance between each other। थर्ड देखिए आप इसके अंदर कभी पर समझा क्या थर्ड इसका जो कैरेक्टर है वो हमने क्या पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अगर यदि बात करें तो उनके बीच में क्या स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाया जाता है। तो कैसे लिखेंगे आप इसके लिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स held by strong intermolecular forces। ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये इसका क्या हो गया, थर्ड कैरेक्टर हो गया। अब अपन बात करते हैं इसके फोर्थ कैरेक्टर। तो देखिए आप फोर्थ जो इसका कैरेक्टर होगा वो ये है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो आपने देख लिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये सॉलिड के अंदर अपनी फिक्स्ड पोजीशन को रखते हैं। इनकी पोजीशन क्या होगी, हमेशा फिक्स्ड होगी क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से बॉन्डेड है, इसलिए इनकी पोजीशन क्या वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड होने के कारण यदि इनके ऊपर हैमर किया जाए, चोट की जाए, तो ये अपनी पोजीशन में जितना भी जगह मिलती है कि वहीं तक ही क्या कर सकते हैं, जैसे मोबाइल वाइब्रेट करके ले जाता है कि इसी प्रकार से ये वाइब्रेट होकर जाता है। और यहाँ पर इस प्रकार के वाइब्रेशन को जो मोशन बोला गया है वो बोला गया है ऑसिलेट मोशन। तो अपन इसको लिखेंगे कैसे, बहुत सिंपल सा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फिक्स्ड इन सॉलिड स्टेट, दे कैन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात हो रही है, दे कैन शो oscillate motion only their mean position। oscillate motion क्या है, पुराने वीडियो में आपने देखा होगा पेंडुलम एक होता है नीचे, वो कभी इधर जा रहा है फिर इस प्रकार से वापस क्यों आ रहा है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन बाय द नेम ऑफ ऑसिलेशन मोशन। यानी ये भी पोजीशन पर क्यों इसी प्रकार से
इनका रहता है। ये इसका फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है। और लास्ट जो इसका अपन एक और पढ़ेंगे वो है फिफ्थ करेक्टर। और फिफ्थ करेक्टर जो इसका होगा वो कौन सा होगा कि ऑल टाइप ऑफ सॉलिड्स विल बी इनकम्प्रेसिबल। जितने भी प्रकार के सॉलिड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इनकम्प्रेसिबल होंगे। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। अभी इनकम्प्रेसिबल क्या है, बहुत सिंपल सा इसका मीनिंग है इनकम्प्रेसिबल। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है कंप्रेसिबल, उससे पहले लगा है इनकम्प्रेसिबल। तो कंप्रेसिबल के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग्स के ऊपर अपन प्रेशर क्रिएट करें दोनों तरफ से या चारों तरफ से, तो प्रेशर करने पर यदि वो ऑब्जेक्ट दब जाए, प्रेस हो जाए, उस पोजीशन में क्या बनेगा, कंप्रेसिबल। और यदि ऐसा हो जाता है तो फिर वो ऑब्जेक्ट सॉलिड नहीं है, क्योंकि सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो इनकम्प्रेसिबल है। एक अच्छा से सिंपल से एग्जांपल से अपन इसको समझना चाहें तो देखिए, आप वॉलीबॉल है, आप उसको दोनों तरफ से प्रेस कीजिए, अब जैसे प्रेशर डालोगे हल्की सी वो प्रेस हो जाएगी, दिखने में क्या लगती है, वो सॉलिड। लेकिन अब हमें पता लगा कि वो ट्रू सॉलिड नहीं है, आगे कुछ और बात करेंगे। लेकिन आप स्टोन है, वुड है, उसके ऊपर आप या आयरन है, उसके ऊपर आप प्रेशर लगाइए वो बिल्कुल भी प्रेस नहीं होगा। इट मींस वो क्या है, सॉलिड है। और सॉलिड है इसलिए क्या है, क्यों, क्योंकि वो कौन सा कैरेक्टर कर रहा है, इनकम्प्रेसिबल का कैरेक्टर रखता है। बहुत ज्यादा आप जैसे टूट बढ़ जाएगा लेकिन वो दबेगा नहीं, ये इसकी कहती है फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक। तो अभी हमने क्या क्या समझा, मीनिंग ऑफ सॉलिड या सॉलिड स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड और सॉलिड स्टेट, दो पॉइंट हो गए। अब थर्ड जो अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट या सॉलिड। टाइप्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, टाइप्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड या टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड की अगर बात करें तो क्या होगा, इट इज ऑफ टू टाइप्स। जितने भी प्रकार के सॉलिड इस नेचर के अंदर है उन सभी को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है या दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और जो पहला टाइप है वो क्या कहलाता है आपका इसमें क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा जो है वो कहलाता है एमोर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड या इसी का दूसरा नाम क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सॉलिड तो सॉलिड है, फिर इनको भी डिवाइड किया गया तो कोई ना कोई तो बेस है, कोई ना कोई एक बेस ऐसा जरूर है जो इन दोनों को कंप्लीटली सेपरेट करे, उसको अपन पता लगाना है, क्योंकि वही बेस है इसका, इस क्लासिफिकेशन का। और वो बेस क्या है, नेचर ऑफ अरेंजमेंट इन कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो नेचर है अरेंजमेंट होने का, उसके अकॉर्डिंग इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। तो क्या नेचर डिफरेंस है दोनों का, देखिए यदि मान लीजिए कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वैसे तो अपनी बात करिए, यदि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसका मतलब उसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स बने हुए हैं और वो छोटे छोटे क्रिस्टल जो है वो पूरे क्रिस्टल के अंदर
अरेंज है, लेकिन उन क्रिस्टल्स के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर यदि है, इस प्रकार से है रेगुलर। यदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा हो, रेगुलर हो, तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर चला जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से इरेगुलरिटी यदि हो जाए या होती हो, तो फिर वो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड ना होकर एमॉर्फस सॉलिड होगा। कैसे? इरेगुलरिटी होनी चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में, हमने अज्यूम किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो शेप है वो कैसी मानी, हमने स्फेरिकल मानी है। तो मान ली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट यदि एक या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आना चाहिए था, लेकिन यहां पे तो क्या रेगुलरिटी क्या हो गई है, इरेगुलर हो गई। अरेंजमेंट कैसा हो गया, इरेगुलर हो गया। यहां पर कौन क्या भैया कंप्लीटली रेगुलर है, ये क्या हो गया, इरेगुलर। ये इसका बेस है। यदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट किसी भी सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसी का दूसरा नाम ट्रू सॉलिड भी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड कहते हैं। लेकिन यदि क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इरेगुलर है तो फिर वो किस प्रकार का सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये तो इसका एक मेन बेस था जिसके अकॉर्डिंग इसको जो है डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के अंदर। लेकिन देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। बोर्ड में आपके इसके जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अब देखिए आप, इसका जो डिफरेंस है वो अपन पहले समझते हैं और समझने के बाद में यदि अपन को इसका डिफरेंस देना पड़े तो डिफरेंस अपन को इसके टेबुलर फॉर्म में देना है, टेबल्स बना के देना है, जिससे कि एकदम क्लियर हो जाए कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। तो देखिए आप अपन क्रिएट कर रहे हैं टेबुलर फॉर्मेशन। तो दो पॉइंट देखिए आप, डिफरेंस जब होता है तो एक अपन इसके 3 कॉलम बनाएंगे अभी। पहला जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो प्रॉपर्टी जो है वो देखिए आप, इसमें प्रॉपर्टी फर्स्ट पॉइंट अपन इसका बना रहे हैं वो शेप। तो देखिए आप, इसमें यदि कोई सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो उसकी जो शेप होगी वो डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होगी। डेफिनेट और क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, यानी निश्चित होगी उसकी शेप और ज्योमेट्री के हिसाब से मैंने कोई निश्चित शेप हमें देखने को मिलेगी। यदि सॉलिड कैसा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो आप उसको कैसे लिखोगे, यहां पर डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। लेकिन यदि एमॉर्फस सॉलिड है तो उसकी स्ट्रक्चर इरेगुलर होगी, डेफिनेट नहीं होगी। कैसे होगी, इरेगुलर। ये इसकी पहला कैरेक्टर है। दूसरा देखिए आप, इसके अंदर सेकंड पॉइंट अपन बात करें वो है नेचर। यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड है
तो उसका नेचर कैसा होगा, और एमोर्फस है तो उसका नेचर कैसा होगा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका नेचर कैसा होगा, ट्रू सॉलिड। अभी हमने पढ़ा है ट्रू सॉलिड है, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर है, इसलिए वो सभी कैरेक्टर्स जो है फॉलो करता है, ठीक है ना, इसीलिए उसका नेचर किस कैटेगरी में आ जाता है, ट्रू सॉलिड के अंदर आ जाता है। ये कैसा सॉलिड होगा, ट्रू सॉलिड। लेकिन यदि एमोर्फस सॉलिड, देखिए मैं आपको बताना भूल गया, दोबारा एक बार क्लियर करता हूं। एमोर्फस जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, और ग्रीक में एमोर्फस, ग्रीक में जो एमोर्फस है उसका मतलब होता है नो फॉर्म, कोई आकार नहीं होता उसका, उसके लिए भी लैंग्वेज में एक वर्ड यूज किया जाता है एमोर्फस, इसलिए तो इसकी जो अभी हमने शेप देखी थी वो कैसी थी, इरेगुलर, नो फॉर्म। नेचर की बात करें तो नेचर इसका कैसा है, ट्रू सॉलिड है, इसका नेचर कैसा होगा, सूडो सॉलिड। कैसा सॉलिड होगा ये, सूडो सॉलिड, या इसी का दूसरा नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या होता है सुपर कूल्ड लिक्विड, ये अलग से टॉपिक, अपन ये टॉपिक पढ़ने के बाद अपन बात करेंगे, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई एमोर्फस सॉलिड हैज नेचर ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड, एमोर्फस सॉलिड सुपर कूल्ड लिक्विड नेचर क्यों रखता है, इसके ऊपर अपन डिटेल से बात करेंगे। तो ये इसका क्या था, सूडो सॉलिड। अब देखो सूडो का मतलब आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, सूडो का मतलब होता है कोई चीज हमें दिखने में तो लगे वैसे लेकिन हो नहीं। हिंदी में इसके जो वर्ड यूज होता है वो आभासी, जिसका मतलब आभास होता हो लेकिन वैसा होता नहीं, दिखने में तो सॉलिड लगेगा लेकिन वास्तव में वो ट्रू सॉलिड नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड। अब अपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लेता वॉलीबॉल का, देखने पर अपने सॉलिड लग रही थी लेकिन आप उसको तो प्रेशर किया तो प्रेस इसका मतलब क्या है, सूडो सॉलिड की कैटेगरी। आप कभी-कभी आप ट्रैवलिंग करते हैं और ड्राइवर सीट के ठीक आगे सामने बैठते हैं और रोड पे आप देखते हैं दूर से, विशेषकर इस वक्त समर के अंदर, कि आपको रोड के ऊपर दूर से पानी वाला दिखाई देता है, गाड़ी उसके बिल्कुल आप उस जगह पहुंचती है वहां रोड, वो इस पोजीशन में होते हैं सूडो सॉलिड। तो ये जो एमोर्फस सॉलिड होंगे उनकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, यही होगी कि वो ट्रू सॉलिड नहीं है, वो कैसे होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड होंगे या सूडो सॉलिड होंगे। थर्ड जो इसका डिफरेंस वो है, जिस प्रॉपर्टी का अवलोकन कर सकते हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट है वो, मेल्टिंग पॉइंट। अब जनरल में बोल देते हैं किस टाइप सॉलिड हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, एमोर्फस सॉलिड हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं। एग्जैक्ट देखिए इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में, यहाँ पे कि यदि ट्रू सॉलिड है यानी किस टाइप सॉलिड है तो वो मेल्ट जो होगा वो कब होगा, शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेंपरेचर। शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेंपरेचर का क्या मतलब है, समझने के लिए मान लें कि मान लीजिए कोई भी मेटल है और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1000 डिग्री सेल्सियस है, समझने के लिए मान, तो वो मेटल को आप जब उसको टेंपरेचर दोगे और वो टेंपरेचर 1000 एग्जैक्ट 1000 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच पाएगा तब तक वो मेल्ट नहीं होगा, और जैसे ही 1000 डिग्री सेल्सियस को मिला पूरा पूरा मेटल क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं शार्प एंड ज्योमेट्रिकल टेंपरेचर। तो इसका कैरेक्टर क्या हुआ, कैसा मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका, देखिए आप मेल्ट, यदि इसका सॉलिड होगा क्या होगा, मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर, सॉलिड में है पीएम टेम्परेचर। लेकिन यदि सूडो सॉलिड यानी एमोर्फस सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प और कैरेक्टरिस्टिक टेंपरेचर नहीं होगा। कैसे कि यदि मान लो सूडो सॉलिड का आपने उसको
तो एकदम से पूरा मेल्ट एक डेफिनेट टेम्परेचर पे जाके जो पॉइंट है उसके ऊपर जाके मेल्ट नहीं होगा। यदि सूडो सॉलिड है, आप उसको टेम्परेचर देना प्रारंभ किया तो वो पहले मुलायम होगा और उसके बाद आपने लगातार उसको टेम्परेचर देते गए तो मुलायम होने के बाद वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, पिघलना प्रारंभ करता है। यदि ऐसा कोई सॉलिड है तो फिर वो किस कैटेगरी में चला जाता है, एमोर्फस सॉलिड के अंदर चला जाता है। अब अपने एग्जांपल की बात करें, इससे मैं वापस अपने इस पॉइंट पे आ रहा हूं कि देखिए आप क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल क्या क्या है, क्वार्ट्ज, जितने टाइप के मेटल्स हैं, NaCl है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो कौन कौन से, प्लास्टिक, रबर, ग्लास एटसेट्रा। अब जो आप प्लास्टिक की तो बात करें तो इसके बात कर रहे थे मेल्टिंग पॉइंट, आपका स्केल है प्लास्टिक वाला, यदि अपन उसको टेम्परेचर देना प्रारंभ किया तो आप देखेंगे कि एक साथ पूरी मेल्ट नहीं होगी। जैसे आप उसको टेम्परेचर देना प्रारंभ किया तो क्या होगा, पहले वो जो है सॉफ्ट, पहले वो क्या होगी, सॉफ्ट होगी, उसके बाद वो क्या होगा, टेम्परेचर जब उसको देते जाओगे तो क्या होगी, फिर वो मेल्ट होगी। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में अपने यहाँ पे, ग्रेजुअली soften over a range of temperature। क्या लिखोगे आप इसको, ग्रेजुअली soften over a range of temperature। ये इसका क्या हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया डिफरेंस। फोर्थ में क्या डिफरेंस का अपन पॉइंट पर बात करेंगे फोर्थ में, तो वो क्या होगा, फोर्थ पॉइंट जो है वो है क्लीवेज प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है वो, क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज नया वर्ड बायोलॉजी वालों के लिए है, लेकिन जिनमें मैथ्स भी है उनके लिए ये एक नया वर्ड है। फोर्थ क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी देखिए अब क्या है, क्लीवेज प्रॉपर्टी यहां से मतलब है किसी चीज को धारा हथियार से तोड़ने पर यदि वो उससे प्राप्त होने वाले दो या दो से अधिक जो पीछे के टुकड़े हैं उनके जो किनारे यदि वो एकदम प्लेन मिले और स्मूथ मिले तो फिर वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी का क्लीवेज का मतलब क्या है, तोड़ना। देखिए अब क्लीवेज का मतलब है बायोलॉजी में जाइगोट बनने से लेकर चाइल्ड बनने के बीच में जो सेल डिवीजन बनते रहते हैं, जिसमें ब्लास्टुला है, उसके अंदर अलग अलग सेल डिवीजन होते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लीवेज प्रोसेस। केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर क्लीवेज का क्या मतलब है, किसी भी चीज को किसी धारदार हथियार से तोड़ना है और तोड़ने पर दो या दो से अधिक पीछे टूट रहा है, उस प्रोसेस को क्लीवेज कहा गया है। ठीक है ना, तो क्या देखिए आप इसका सॉलिड का क्या कैरेक्टर होगा, इफ ए सॉलिड कट विद शार्प एजेज टूल and we get two or more than two pieces with their plain and smooth edges, that means crystalline solid। यदि कोई भी हमारे पास एक सॉलिड था और उसको हमने काटने पर उससे प्राप्त होने वाले दो या दो से अधिक जो टुकड़े हमें प्राप्त हुए, उनके जो कटे हुए किनारे हैं यदि वो एकदम प्लेन हो और एकदम स्मूथ हो तो वो क्या है, crystalline solid। लेकिन यदि आपने शार्प एजेज टूल से किसी चीज को काटा या तोड़ा, तोड़ने के पश्चात प्राप्त होने वाले जो नए पीसेज हैं उनके जो एजेज है वो इररेगुलर हो और रफ हो, स्मूथ नहीं हो, प्लेन नहीं हो, तो फिर वो किस कैटेगरी का सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड। आप इसको तोड़ के देखिए, इररेगुलर शेप में आपको एजेज प्राप्त होंगे, तो फिर वो किस कैटेगरी में चली जाती है, एमोर्फस सॉलिड। प्लास्टिक सॉलिड ऐसे बहुत सारे इसके कैरेक्टर्स हैं। अब इसके लास्ट और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है वो आपको समझना है और उसका नाम है, जो अंतिम अपन जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है एनआइसोट्रोपी। क्या है, एनआइसोट्रोपी, एनआइसोट्रोपी।
ये इसका करेक्ट। तो देखिए आप एन आइसोप्रोपेन को लिख रहे हैं, दोनों क्या करेक्ट होते हैं। यदि मान लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वो उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, एन आइसोट्रोपिक नेचर। और यदि एमोर्फस होगा तो उसका नेचर कैसा होगा, एन आइसोट्रोपिक नेचर होगा। क्या सॉरी क्या होगा, आइसोट्रोपिक नेचर होगा। कैसा होगा, आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक तो किसका होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और एमोर्फस कैसा होगा, आइसोट्रोपिक। अब ये आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक नेचर क्या है, ये अपन को समझना है। देखिए आप जितने भी प्रकार के सॉलिड्स होते हैं उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। उनमें से कुछ का नाम बोला, लाइक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा। और इन प्रॉपर्टीज की यदि अपन स्टडी करें अलग अलग एंगल से, एक्स वाई और जेड एक्सिस के ऊपर, और स्टडी करने पर यदि एक्स एक्सिस से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो प्राप्त हुई हमने वो लिख ली, फिर वाई एक्सिस से हमने जो उसकी जो वैल्यू प्राप्त हुई प्रॉपर्टी की उसको नोट कर लिया, और जेड से, और तीनों प्रॉपर्टी जो तीनों जो वैल्यू है यदि वो डिफरेंट डिफरेंट हमें प्राप्त हो उस कैटेगरी को बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक नेचर। और ये जो प्रॉपर्टी और केवल किसमें मिलेगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और यदि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस से किसी भी प्रॉपर्टी की स्टडी करने पर उन तीनों ही एक्सिस की वैल्यू सेम प्राप्त होती हो, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, तो फिर वो कैसा सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड है। इसको बहुत अच्छे से तरीके से आपको समझा देता हूं। हमें प्योर सॉलिड का एग्जांपल ले रहे हैं, इसका एग्जांपल ले रहे हैं प्योर सॉलिड का। और प्योर सॉलिड कि हमें पता है कि उसके जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं। तो देखिए आप ये कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं प्योर सॉलिड, ये हमारे प्योर सॉलिड का हमने एग्जांपल दिया। और एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जैसे कि कुछ को मैं और एक जगह समझने से थोड़ा डार्क कर दूं। अब आप देखिए, मान लो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्टडी करनी है और पहले हम इसको एक्स एक्सिस से इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करते हैं। फिर अपन इसके अंदर जो है वो वाई एक्सिस से लाइट को इंसिडेंट करते हैं। फिर मान लीजिए अपन जेड एक्सिस से कर देते हैं। अब देखो दोबारा बोल रहा हूं, एक्स एक्सिस से पहले लाइट को जब इंसिडेंट किया इसके सॉलिड के ऊपर, तो देखिए कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखिए, एक जैसे एक तरफ है दूसरे जैसे, ठीक है ना। लेकिन और जो भी वैल्यूज की आई हमने उसको नोट कर लिया। फिर y को क्या, तो देखिए आप अरेंजमेंट चेंज हो गया कांस्टेंट पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट होने का। और z एक्सिस से जब आप डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट है। कैसा होगा ये, अल्टरनेट। तो रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण x की जो वैल्यू है वो y से मैच नहीं करेगी, उससे डिफरेंट आएगी। और y और z की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तीनों एक्सिस की वैल्यूज क्या हो जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती है। और डिफरेंट डिफरेंट है तो ये नेचर क्या कहलाएगा, एनाइसोट्रोपिक नेचर कहलाएगा। और एनाइसोट्रोपिक नेचर है तो किस कैटेगरी का सॉलिड हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन जो आपका एमोर्फस सॉलिड है उसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉरी एमोर्फस जो सॉलिड है उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण x y और z एक्सिस से हम यदि किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करें तो तीनों की वैल्यू क्या हमें प्राप्त होगी, सेम होगी। और सेम का मतलब क्या है, आइसोट्रोपिक नेचर है। और आइसोट्रोपिक नेचर को किसके कैटेगरी का है, नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस सॉलिड।
इसके बाद हमने तो बहुत हीट ऑफ फ्यूजन है, बहुत सारे फैक्टर्स है, अपनी लिए पर्याप्त है। तो लास्ट आप इसको दे देंगे एग्जांपल, चलिए देंगे एग्जांपल। तो किस तरह स्टूडेंट के एग्जांपल क्या क्या होंगे भाई? एग्जांपल के बारे में बात करें तो आप लिख दीजिए क्वार्ट्ज, NaCl, और यहां पर एमोरफस की अपन बात करें तो कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे इसमें? प्लास्टिक कभी तो पढ़ चुके हैं, प्लास्टिक, रबर एंड तीसरा आपका क्या होगा? ग्लास, और बहुत सारे ग्लास एटसेट्रा। ये इसके क्या हो जाएंगे आपके एग्जांपल्स। तो अगला पढ़ने का पॉइंट है वो भी अपन इसको यहां पे पढ़ लिया है। अब आगे की जो स्टडी है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक्स।